नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का सोशल वर्क का लेक्चर चल रहा था, तो आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, सांप्रदायिकता या सांप्रदायवाद। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। और दोस्तों, सोशल वर्क का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो वो सारी की पीडीएफ और जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस का भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं 2018 मेंस के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो मेरे नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है, उसके बाद ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिए। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। संप्रदायवाद क्या है, इसको समझिए आप लोग सबसे अच्छे तरीके से। जैसे अपने धर्म संप्रदाय के प्रति आत्म केंद्रित भावना है। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरा कोई धर्म है, मेरा धर्म हिंदू है या मुस्लिम है, तो मैं अपने धर्म को मतलब बहुत अच्छा मानता हूँ, अन्य के प्रति मैं उतना सम्मान नहीं देता हूँ। कहने का मतलब है मैं अपने धर्म को बिल्कुल अपने धर्म के प्रति आत्म केंद्रित हूँ, मैं उसी पर पूरा टिका हुआ हूँ। ठीक है, और जो धार्मिक समूहों द्वारा, ठीक है, दूसरे धार्मिक समूहों को हितों, जो जैसे मान लीजिए एक धार्मिक समूह जैसे ईसाई समुदाय के द्वारा मुस्लिम समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचाकर उनके लिए सामाजिक राजनीतिक ताकत प्राप्त करने का तरीका है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जो कोई भी मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, तो एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह के हितों को नुकसान पहुंचाकर अपने लिए, जैसे दूसरे को नुकसान पहुंचाया और अपने लिए सामाजिक राजनीतिक ताकत प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सांप्रदायवाद बोलते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता बोलते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का ये लोग विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ही, भाई सीधी सी बात है, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का विरोध होगा तभी उनकी धर्म की चीज़ें मतलब आगे बढ़ सकेंगी और उभर कर आ सकेंगी। ठीक है, अभिव्यक्ति जो होती है, जैसे संप्रदायवाद की या सांप्रदायिकता की जो अभिव्यक्ति होती है, तो इसमें क्या होता है कि सांप्रदायिक दंगों के रूप में, हिंसा के रूप में, इस तरीके से संप्रदायवाद की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, अब परिभाषा देखते हैं। जहाँ तक डेफिनेशन की बात करते हैं, तो विभिन्न धार्मिक समूहों या समुदायों में एक दूसरे के प्रति धार्मिक अंधभक्ति विचारधारा को ही क्या कहते हैं? सांप्रदायवाद। मतलब अपने धर्म को बहुत अच्छा मानना, दूसरे के धर्म को ना मानना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। संप्रदायवाद के कारण हिंसा का जन्म होता है। भाई संप्रदायवाद के कारण ही तो भाई हम अपने संप्रदाय को बहुत अच्छा समझते हैं, दूसरे को नहीं अच्छा समझते, उसके प्रति हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधी बातें बोलेंगे, जिसके कारण क्या होगा? हिंसा का जन्म होगा, संघर्ष होगा, विद्रोह होगा, हिंसा, तनाव, जनधन हानि, ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे भारत की जहाँ तक बात करते हैं, तो भारत में देखिए समय समय पर बहुत सारे धर्म रहे हैं कि जैसे धार्मिक समूहों की बात करते हैं तो बौद्ध, जैसे बौद्ध जैन हैं, ठीक है, मुसलमान में सिया सुन्नी हैं, सिखों में अकाली और निरंकारी हैं, हिंदुओं में कैसे विभाजन हुआ है? शैव और वैष्णव में। तो ये क्या करते हैं कि इन्हीं दोनों जैसे धार्मिक समूह जो होते हैं, तो ये अपने प्रति, मतलब जैसे अपने धार्मिक संप्रदाय के प्रति तो बहुत अच्छा सोचते हैं, अपने को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन दूसरे को बिल्कुल सबसे गलत बताते हैं, सबसे घटिया बताते हैं। ठीक है, तो ये धार्मिक समूह जो है दूसरे के हित, जो धार्मिक समूह हैं उनके हितों को प्रभावित करते हैं और खुद राजनीतिक सत्ता हथियाने या उसका पावर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, संप्रदायवाद, जैसे संप्रदायवाद की विशेषताओं को देख लेते हैं कि इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। कि जैसे धार्मिक कट्टरता की चरम अभिव्यक्ति होती है। कहने का मतलब यहाँ पर धर्म की कट्टरता मानी जाती है कि मतलब हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है और किसी का धर्म अच्छा नहीं है, हम अपने धर्म के प्रति आप सभी लोगों को इसी धर्म को मानना होगा। तो कहने का मतलब एक धार्मिक कट्टरता की जो चरम अभिव्यक्ति होती है वो संप्रदायवाद में देखी जाती है। दीर्घकालिक स्थायी भावना होती है। कहने का मतलब यह है लोग अपने धर्म के प्रति एक दीर्घकालिक भावना को रखते हैं स्थायी रूप से।
ठीक है। सामाजिक परिवर्तनों से प्रवृत्तियों में बदलाव आता है। कहने का मतलब यह है सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं उनसे जो प्रवृत्तियां हैं उनमें बदलाव आता है, ठीक है। विभिन्न समुदायों के बीच में नफरत, आपसी द्वेष, सर्वोच्चता की भावना, ये सारी चीज़ें संप्रदायवाद की विशेषताओं में मानी जाती हैं कि जो धर्म है, संप्रदाय है, तो वो दूसरों के बीच में विभिन्न समुदायों के बीच में नफरत को फैलाता है, आपसी द्वेष को फैलाता है और अपने को अच्छा दिखाता है वहाँ पर, जिससे उसका प्रचार प्रसार हो सके और उनकी जो एक लोगों की संख्या है वो बढ़ सके, ठीक है। और सर्वोच्च दिखाया जाता है कि हाँ नहीं, हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। अभिव्यक्ति के रूप में संप्रदायवाद की अभिव्यक्ति जब होती है तो हिंसा होती है, तनाव होता है, संघर्ष के रूप में और सामूहिक हिंसा के रूप में भी संप्रदायवाद दिखाई पड़ता है। यह भावना जो है दोस्तों, यह भावना लोकतांत्रिक मूल्य, एकता, अखंडता को नष्ट करती है। संप्रदायवाद क्या करता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जीएस के पेपर हैं तो उनमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता हर तरीके से जो एक राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको नष्ट कर देती है, ठीक है। अब देखिए सांप्रदायिकता के आयामों को देख लेते हैं कि सांप्रदायिकता के कौन कौन से आयाम हैं। तो एक विचारक हैं, ठीक है, समाजशास्त्री हैं टी.के. उम्मन, तो उनके अनुसार जो सांप्रदायिकता है उसके आयामों को देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, आत्मसातकारी। कहने का मतलब यह है कि इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका लक्ष्य होता है समुदाय विशेष का कल्याण करना। कहने का मतलब है कि जैसे मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, या सिख या पारसी समाज है तो वो अपने आप को श्रेष्ठ बताता है और अपने ही समुदाय के लोगों का विशेष ख्याल रखता है, अपने ही लोगों का विशेष कल्याण करना चाहता है। उन जो लोग हैं उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके, शिक्षा अच्छी हो सके, स्वास्थ्य अच्छा हो सके। अब ये सारी चीज़ें होंगी तो उनका जो एक सोसाइटी है, समाज है, वो अच्छा कहलाएगा, ठीक है। आधारभूत सुविधाएं जो हैं विशेष समूह को ही मिलें, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एक सांप्रदायिकता का आत्मसातकारी आयाम कहलाता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं पलायनकारी सांप्रदायिकता। तो देखिए पलायनकारी सांप्रदायिकता क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक छोटा धार्मिक समुदाय अपने आप को राजनीति से अलग रखता है, ठीक है। कि जैसे कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक चीज़ों से जो धार्मिक समुदाय है वो अलग रखता है, ठीक है। जैसे बहाई जो समुदाय है तो यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और क्या है कि जैसे प्रतिकारात्मकता सांप्रदायिकता, तो ये क्या, इसका क्या अर्थ है कि इसमें एक धार्मिक समुदाय प्रतिशोध की भावना पर आधारित होता है। कि मतलब एक धार्मिक समुदाय मतलब हिंदू मुस्लिम के खिलाफ में और मुस्लिम हिंदू के खिलाफ में ऐसी भावनाएं, प्रतिशोध की भावनाएं हमेशा बनी रहती, छोटी छोटी सी बात पर एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार रहते हैं। तो कहने का मतलब ये प्रतिकारात्मक सांप्रदायिकता कहलाती है। जो अन्य समुदाय हैं, ठीक है, तो उनको क्षति पहुंचाना ही इसका प्रमुख लक्ष्य माना जाता है, ठीक है। और क्या है कि जैसे पृथकतावादी सांप्रदायिकता। अब पृथकतावादी सांप्रदायिकता क्या होती है, इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक समूह अपनी विशिष्टता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। कि जैसे भारत में देखा भी होगा आप लोगों ने, उत्तर पूर्व में जैसे नागालैंड है, नागालैंड में नागा, मिज़ो और इन लोगों की मांग जो है वो अलग से राज्य बनाने की हो रही है, उनके अपने हितों को संगठित करने की और उनको पूर्ति करने की पृथकतावादी सांप्रदायिकता कहलाती है, ठीक है। कि आप मिलकर न चलें, आप अपने लोगों के लिए अपने हिसाब से चीज़ें चलाएं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अलगाववादी सांप्रदायिकता क्या होती है, पांचवी क्या है, अलगाववादी सांप्रदायिकता। तो देखिए अलगाववादी सांप्रदायिकता क्या होती है, धार्मिक समुदाय जो आपका एक रिलीजियस ग्रुप है, ठीक है, जो कम्युनिटी है, तो राजनीतिक पहचान की मांग करता है, स्वतंत्र राज्य चाहता है। जैसे कश्मीर है, खालिस्तान है, तो ये दोनों स्टेट क्या चाहते हैं, भारत देश से अलग होना चाहते हैं। तो ये अलगाववादी सांप्रदायिकता का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। सांप्रदायिकता के आयामों में अब अगला देखते हैं कल्याणकारी सांप्रदायिकता। तो यह कल्याणकारी जो सांप्रदायिकता है इसमें समूह के लोगों को संगठनों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो ये आपका कल्याणकारी सांप्रदायिकता कहलाती है, ठीक है। अब देखिए सांप्रदायिकता जो है, ठीक है, तो उसके स्रोत क्या माने जाते हैं, स्रोत को अब देख लेते हैं। कि जैसे ब्रिटिश काल में
ब्रिटिश काल से ये चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना, विद्वेष को फैलाना, फिर उसके बाद में मुस्लिम और SC ST, पारसी, ईसाई, इन सबको अलग अलग डिवाइड करके रूल करना। सामाजिक आर्थिक असंतुलन बहुत ज़्यादा देखा गया आज़ादी के बाद में, जिसके कारण लोगों के अंदर सांप्रदायिकता की भावना जागृत होने लगी। और जैसे जो नगरीकरण और औद्योगिकरण का प्रक्रिया थी जो स्टार्ट हुई, ठीक है, जिसको अपनाया गया देश ने, तो उसमें बहुत से लोगों की भागीदारी नहीं हुई। कि जैसे जो नक्सलवादी जो आज के डेट में बने हैं, तो वो कहीं ना कहीं विकास और जो सेवाएं हैं उनसे वंचित रहे हैं। उत्तर पूर्व के लोग जो हैं वो भी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और ऐसे जगहों पर सांप्रदायिकता के स्रोत का एक और बड़ा कारण होता है कि अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन। कहने का मतलब यही है कि सांप्रदायिकता अपने आप को धार्मिक समूह जो हैं वो हर तरीके से अलग रखना चाहते हैं, और अलग रखने के चक्कर में उनकी अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक नीतियाँ, पिछड़ापन देखा जाता है। कुछ तो सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार हैं, कुछ लोग भी जिम्मेदार हैं। तो कहने का मतलब है दोनों चीज़ें जिम्मेदार होती हैं जो सांप्रदायिकता है उसके लिए, ठीक है। मीडिया के द्वारा गलत सूचनाएं देना, तो आप लोगों ने देखा भी होगा, अब सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है या कोई जैसे इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, ट्विटर है, तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से सांप्रदायिकता को फैलाया जाता है। धार्मिक संगठनों के द्वारा जो अपने धर्म को सर्वोच्च बताने की जो चीज़ें हैं और धर्म को एक राष्ट्रवाद के नाम पर चीज़ें कही जाती हैं या अन्य माध्यम से कही जाती हैं, तो इसमें क्या होता है, सांप्रदायिकता दिखाई देती है। और क्या है, वर्तमान में जैसे धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि धर्म आधारित राजनीति को किया जा रहा है, धर्म को सबसे पहले लाया जा रहा है, धर्म को राजनीति पॉलिटिक्स से आगे किया जा रहा है कि धर्म के लिए हम ये काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं काम कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि धर्म के आधार पर राजनीतिकरण जो हो रहा है यह सांप्रदायिक का एक स्रोत में भी माना जाता है, ठीक है। प्रशासनिक तंत्र शिथिलता, कहने का मतलब है सांप्रदायिकता के स्रोतों में एक जिम्मेदार कारक जो है वो प्रशासनिक तंत्र की शिथिलता भी माना जाता है। धार्मिक कट्टरता की भावना, सामाजिक न्याय दर्शन का कमज़ोर होना, कहने का मतलब यह है कि लोगों के बीच में सांप्रदायिकता की भावनाएं और ज़्यादा बढ़ती हैं जब उनको सामाजिक न्याय अच्छे स्वरूप और अच्छी दशा में ना प्राप्त हो, ठीक है। और या तो सांप्रदायिकता जब बढ़ती है कि जब कोई वैदेशिक जो शक्तियाँ होती हैं वो हस्तक्षेप करती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सांप्रदायिकता के स्रोतों को बताती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है नृजातीयता। अब नृजातीयता क्या होती है दोस्तों? देखिए, नृजातीयता का अभी हम लोगों ने देखा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ है दो संप्रदायों के बीच में, ठीक है। नृजातीयता क्या होती है? ठीक है, ऐसे व्यक्तियों का समूह जो अपने सांस्कृतिक गुणों को दूसरों से अलग रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए जो जनजातियां हैं, ठीक है, तो जनजातियां क्या चाहती हैं कि उनके यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति ना आए, उनकी जो संस्कृति है वो सुरक्षित रहे। तो ये क्या है? नृजातीयता है। मीज़ो है, मीज़ो की जो मांग होती है, नागाज़ की जो मांग है, ठीक है, तो ये नृजातीयता कहलाती है। प्रत्येक नृजातीय समूह अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने हेतु दूसरे समूहों से संघर्ष करते रहते हैं, जिससे विदेशी प्रभाव भी काम करते हैं। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में देखा भी होगा आप लोगों ने कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो संघर्ष, नागालैंड में नागा और कुकी के मध्य में संघर्ष चलता है, मेघालय में गारो, खासी, जनजातीय समूहों के बीच में जो संघर्ष चलता है। तो कहने का मतलब एक जनजातीय समूह के द्वारा दूसरे जनजातीय समूह के बीच में जो संघर्ष होता है उसे हम नृजातीयता कहते हैं, ठीक है। अब इस संघर्ष को जो नृजातीयता संघर्ष है, तो इसके संघर्ष को बढ़ाने के वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कारणों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला कारक है कि सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना, ठीक है। लोग जो नृजातीय समूह के, जैसे मान लीजिए नागा हैं या गारो हैं, तो ये लोग अपनी संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए संघर्ष करते हैं कि उनको कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। सरकार चाहती है विकास करना, लेकिन वो नहीं चाहते कि नहीं, कि हम जिस दशा और दिशा में हम उसी दशा और दिशा में रहना चाहते हैं, ठीक है। सरकार के प्रति अविश्वास की भावना, कहने का मतलब ये सरकार को
मतलब सरकार पर ये जो जनजातीय समूह थे तो इनका विश्वास नहीं होता है। ठीक है, हर तरीके से जो वो चाहते हैं वो सरकार नहीं करती है, तो ऐसे में एक अविश्वास की भावना भी उत्पन्न होने लगती है। यातायात संचार साधनों का अभाव, कहने का मतलब यह है यातायात और संचार साधनों का अभाव देखा जाता है, तो जिसकी वजह से संघर्ष जो जनजातीय समूह हैं तो देखते हैं कि बाकी सभी जगह पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल रही, लेकिन हमारे यहाँ यातायात संचार साधनों का अभाव है, जिसके कारण संघर्ष बढ़ते हैं। और अन्य जनजातीय समूहों का हस्तक्षेप, कहने का मतलब यह है कि एक प्रवृत्ति होती है कि एक जनजातीय समूह दूसरे जनजातीय समूह के बीच में हस्तक्षेप करता है जो, ठीक है। पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप, जैसे मान लीजिए नागालैंड है, मिजोरम है और आपका गारो मेघालय का जो पार्ट है वहाँ पर जनजातियाँ रहती, तो यहाँ पर जो विदेशी शक्तियाँ हैं वो कारगर साबित होती, मतलब वो कार्य करती हैं और भेदभाव मूलक विकास प्रक्रिया जो है वो भी संघर्ष को बढ़ाने का कार्य देती है। ठीक है, पड़ोसी राष्ट्र तो करते ही करते हैं। ठीक है, पड़ोसी राष्ट्र भी अस्थिरता जो फैलानी होती है, ठीक है, तो जनजातीय संघर्षों को पैसा फंडिंग देते हैं, जिसके कारण वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं और अन्य तरीक़ों से जो हिंसात्मक गतिविधियाँ हैं उनको अंजाम देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, समाज कार्य हस्तक्षेप की भावना, समाज कार्य हस्तक्षेप की सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका, जैसे मान लीजिए सांप्रदायिकता जनजातीयता जो है तो इसमें क्या भूमिका होती है इसकी। ठीक है, तो राष्ट्र की एकता अखंडता प्रभावित होती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो राष्ट्र की एकता अखंडता है उसको प्रभावित करता है। सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है, तो इसका कार्य क्या होता है भाई, इसका कार्य ये होता है पब्लिक रिसर्च असेसमेंट के आधार पर, कि पब्लिक पर जो लोग हैं लोगों पर रिसर्च करता है कि किस तरीके से लोग सोच रहे हैं समझ रहे हैं और संघर्ष की प्रकृति क्या है, उसके कारण क्या है, प्रभाव क्या है, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करता है सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, तर्कों की, जैसे तथ्यों की तर्कपूर्ण व्याख्या करता है कि आखिर इनके जो उद्देश्य हैं, संघर्ष की प्रकृति है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को जानना। ठीक है, नीति निर्माताओं से फिर, जैसे आपने एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं, तो आप लास्ट में क्या करेंगे, जाके आपने जो जनजातीय समूह है या सांप्रदायिक समूह हैं तो उनसे मिलने के बाद आप क्या करेंगे, नीति निर्माताओं से संपर्क करते हैं और उनके विकास हेतु जो आपके पास सजेशंस हैं उनको देते हैं, उनको बताते हैं, जिससे वो नीति निर्माण में उनको शामिल कर सकें। ठीक है, सामाजिक नीतियों के प्रति जो अविश्वास भावना है उसको लेकर ग्रुप काउंसलिंग के माध्यम से खत्म करना और राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना, तो ये सोशल वर्कर के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो ग्रुप काउंसलिंग होती है, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, समूह है एक क्षेत्र पर, तो वहाँ पर लोगों की काउंसलिंग करना, ठीक है, लोगों से बातचीत करना, आखिर क्या प्रॉब्लम है आपको, सरकार से क्या दिक्कत है, तो सरकार से जो भी प्रॉब्लम हो उनको सॉर्ट आउट करना और उसके बाद में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना। और क्या है कि जैसे सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जनजातीय समूहों से संपर्क जोड़तोड़ तकनीकी का उपयोग करना। अब ये संपर्क जोड़तोड़ तकनीकी का प्रयोग उनके भ्रम को समाप्त करना। इसका मतलब क्या है कि जैसे जो जनजातीय समूह के जो नेता हैं उनसे बात करना, उनको जोड़ तोड़ करना कि आप ऐसा करेंगे, अगर लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो आपको ये चीज़ें भी होंगी। तो कहने का मतलब ये जोड़ तोड़ आप किसी भी तरीके से करें, लेकिन समस्या को सॉल्व करें। और उनके जो भ्रम है, सरकार के प्रति अविश्वास है और जो योजनाएं चल रही हैं, जो सरकार का लोगों के प्रति विश्वास है वो चेंज ना हो, ठीक है, अच्छा रूप में परिवर्तित हो, तो उनके भ्रमों को समाप्त करने के बाद एक विकास नीतियों को संपादित करना। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन चेतना को फैलाना। कहने का मतलब यही है कि जो जनजातीय समूह सांप्रदायिकता है तो इसके लिए क्या है, लोगों के अंदर एक जन चेतना फैलाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग नहीं जानेंगे कि सरकार आपके लिए क्या क्या कर रही है, तो लोगों के अंदर अविश्वास बना रहेगा। ठीक है, तो जो जन चेतना अभियान है उसमें सोशल वर्कर की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो सरकार और जनजातीय समूह सांप्रदायिक समूह के बीच में इंटरेक्शन करवाता है, मिलवाता है आके। ठीक है,
और क्या होता है कि जैसे अस्तित्व को कैसे बनाए रखा जाए, ठीक है, कि कहने का मतलब ये समाज कार्य जो सोशल वर्कर जो होता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है, उसका लक्ष्य ये होता है कि जो व्यक्ति था, ठीक है, जो एक समूह है, नजातीय समूह है, सांप्रदायिक समूह है, तो उसके एक अस्तित्व को कैसे बनाए रखा जाए, उसकी अहम भावना को कैसे अच्छा किया जाए, ठीक है, कि जो वो चाहते हैं उनको मिलना चाहिए, ठीक है, और शिक्षा और तकनीकी के प्रयोग के माध्यम से उनके अच्छे जीवन, बेहतर जीवन स्तर को बनाए रखा जाए, तो किस तरीके से उनका विकास किया जाए, ये सारी चीज़ें, बातें कही जाती हैं और करवाई जाती हैं सोशल वर्कर के द्वारा, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा, ठीक है। तो ये दोस्तों अब आज हम लोगों ने जो चीज़ें थी, ठीक है, अब विस्थापन जो है दोस्तों अब हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों सोशल वर्क और जीएस का व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।